नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में कि दरअसल वक्फ बोर्ड क्या होता है, कैसे ये काम करता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मोदी सरकार लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में इसे पेश किया। बिल पेश होते ही सदन में जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया, विपक्ष की तरफ से जो विरोध उठा, वो पूरे सदन में गूंज उठा। विपक्ष की आलोचना के बाद बिल को जेपीसी के पास में भेज दिया गया है। सरकार ने बिल पर अपना पक्ष रखा है और मुसलमानों को एक सीधा संदेश देने की कोशिश की है। संसद में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक में किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और न ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन ये बिल करता है। इस बिल का अखिलेश यादव, ओबीसी से लेकर इंडिया गठबंधन वालों ने विरोध किया, लेकिन सरकार की तरफ से सॉलिड पक्ष रखा गया है। वक्फ का नाम सुनते ही आम आदमी की समझ में यही आता है कि मुस्लिम धर्म से संबंधित किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। शायद इसी के चलते हमारे देश के राजनीतिज्ञ इसे संवेदनशील मुद्दा बना देते हैं और बनाते रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते मुस्लिम धर्म के कल्याण के लिए बनाई गई एक पवित्र संस्था पर मुट्ठी भर भ्रष्ट और ताकतवर लोग राज कर रहे हैं। एक बार आप सोच कर देखिए कि देश में जितनी जमीन सेना और रेलवे के पास है, उससे थोड़े ही कम जमीन एक ऐसी संस्था के पास में है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। यही नहीं, कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीतियों के चलते यूपीए सरकार के दौरान इस संस्था को ऐसा हथियार बना दिया गया, ऐसा हथियार मिल गया जिससे ये बेजा इस्तेमाल करने लगे। वक्फ बोर्ड को ऐसा अधिकार मिल गया था कि वो किसी की भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकती है और अगर आपकी जमीन पर बोर्ड ने दावा कर दिया तो आप रिलीफ के लिए कोर्ट का सहारा भी नहीं ले सकते हैं। इतना ही नहीं, करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद भी बोर्ड के पास में किसी गरीब मुसलमान की मदद के लिए पैसा नहीं होता है और इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने से पहले इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। सरकार जो वक्फ बिल लेकर आई है, जो विधेयक पेश किया है, वो क्या है, वक्फ बोर्ड के पास में कितनी जमीन है और इस विधेयक से क्या बदलेगा, विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रहा है, विधेयक पर इतना सरकार का क्या कहना है। ये तमाम बातें हम इस बिल के माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है और कैसे ये काम करता है। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास में एक अधिक मकान है और वह उसमें से एक को वक्फ करना चाहता है तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करते हैं और उसके बारे में लिख सकता है और ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उससे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। और इसी तरह शेयर से लेकर की घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक का वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक की उम्र का है वो अपने नाम की किसी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका पूरा परिवार, उसका परिवार या कोई दूसरा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। एक बार जो जायदाद अगर वक्फ कर दी गई है तो दोबारा उस पर दावा करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो ये वक्फ करने का तरीका है। अब देखिए, वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होता है जो स्थानीय और राज्य स्तर के बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उनसे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं और देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन है जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड है जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में होते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के अधिनियम के तहत काम करते हैं, अधीन काम करते हैं। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार वक्फ मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए थे। वे न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनसे कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और
मुसाफिर खानों की भी सहायता होती है, करते हैं, जो कि सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं और ये काम है। देश की आज़ादी के बाद साल 1954 यानी कि 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए, यानी कि साल 1995 में इसमें पहला अमेंडमेंट हुआ। इसके बाद में साल 2013 में इस एक्ट में कुछ किए गए संशोधन। इसके अलावा इसके मुताबिक राज्य में वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य में भी वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा, गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा करना, सर्वे ये पूरा कमिश्नर ही करता है। और इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता है जिसमें कोई सर्वेयर होते हैं जो कि इस काम को करते हैं, इस काम को अमली जामा पहनाते हैं। स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने वाले को मुतव्वली कहते हैं और इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करता है। अब देखिए, अब अगले पहलू को जान लेते हैं कि वक्फ बोर्डों के पास में कितनी संपत्ति है देश भर में। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली यानी कि बामसी के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपदा है। इसमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 है और चल संपत्तियों की कुल संख्या है 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3,29,995 है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि ये वक्फ की संपत्ति है। लेकिन सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है, अब वो क्या है, अब उस पर हम बात कर लेते हैं। ये तो आपने जाना कि वक्फ क्या होता है, उसका परिचालन कैसे किया जाता है और उसमें कितने अधिनियम होते हैं, कब ये आया था। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि सरकार जो अमेंडमेंट बिल लेकर आई है वो क्या है। पिछले कई दिनों से चर्चा ये थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ में वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। जैसे कि इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के मेंबर हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। इस विधेयक से क्या बदलेगा, अब इस पर हम बात करेंगे। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है और इसी धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां थी कि वो किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सके। विधेयक में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है और नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होता है। इस विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल की गई है। ये प्रावधान किया गया है, ये धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों, पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ का विवरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणाओं से जुड़ी है। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा रोकने का भी प्रावधान किया गया है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देनी होगी। मुस्लिम महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व देने का भी प्रावधान किया गया है, प्रतिनिधित्व है उसमें। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग से औकाफ यानी कि औकाफ बोर्ड यानी कि औकाफ वक्फ का बहुवचन होता है, इसकी स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है। बदलाव के तहत मुस्लिम समुदायों के बीच में शिया और सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की भी बात कही गई है। तो ये इसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं। पहले वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन अब विधेयक खंड 15 में धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 23 CEO की नियुक्ति, उनके पद की अवधि, सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित प्रावधान रखती है और यह प्रावधान किया गया है कि CEO राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद के नीचे का नहीं होगा और उसके किसी धर्म के होने की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है, यानी कि वो किसी भी धर्म का हो सकता है। पहले ये प्रावधान था कि वो सिर्फ मुस्लिम धर्म का होगा। नए विधेयक के अनुसार केंद्रीय परिषद में अब एक केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 प्रतिनिधि और 3 मुस्लिम कानून विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे।
इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। ये इसमें नया प्रावधान किया गया है। लेकिन इन सब के इतर अगर हम देखें कि अब इस नए प्रावधान में कलेक्टर मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। नए विधेयक में एक अहम बदलाव किया गया है कि कलेक्टर की मध्यस्थता की भूमिका को लेकर किया गया है। अब जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई भी संपत्ति वक्फ या सरकारी, धारा 3C में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यदि कोई सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो स्थानीय कलेक्टर को भेजा जाएगा। स्थानीय कलेक्टर उसमें सर्वे करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और तय करेंगे कि संपत्ति सरकारी है या नहीं है। ये अधिकार कलेक्टर को पहली दफा दिया गया है। तो इसमें ये जो बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, वाकई इसमें ये बदलाव होने की वजह से इसका मूल रूप से जो सर्वे है उसमें पारदर्शिता आएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे कलेक्टर। इसमें एक उपखंड भी जोड़ा गया है कि ऐसी संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा कि जब तक कि कलेक्टर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते हैं। मौजूदा कानून के अनुसार यह निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण करता है और धारा 3C के तहत विवादित भूमि पर अनिवार्यतः है सरकार का नियंत्रण होगा, जो पहले वक्फ बोर्डों के पास हुआ करता था। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार जिला कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पास में रहेगा। तो ये इसमें अहम बदलाव है। नए विधेयक से केंद्र सरकार किसी भी वक्फ का लेखा परीक्षण कराने का निर्देश देने की शक्ति भी मिलेगी। यह लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा यानी कि कैग द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या केंद्र सरकार द्वारा इस काम के लिए नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये इसमें अहम बदलाव है। अब लेकिन जो दान करने की जो अधिकार है उसकी परिभाषा में भी बदलाव किया गया है, उसकी परिभाषा बदल दी गई है। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि केवल मुसलमान ही अपनी चल या असल संपत्ति वक्फ परिषद या बोर्ड को दान कर सकते हैं। इसके अलावा यह फैसला केवल कानूनी मालिक ही ले सकता है। नए विधेयक में सरकार ने सुझाव दिया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा प्राप्त धन का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अब देखिए बिल पर सरकार का क्या कहना है। तमाम पहलुओं पर हमने बात की, कौन कौन से इसमें बदलाव हुए, कलेक्टर को अधिकार दिए गए, इसके अलावा महिलाओं को अधिकार दिए गए, गैर जो धर्म के मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किए, मेंबर के तौर पर शामिल किए जाने का प्रावधान। लेकिन अब सरकार का मानना क्या है, सरकार इस बिल को लेकर क्या कहती है, इस पहलू पर भी हम बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि यह बिल सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लाया गया है। इसी में कहा गया है कि राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड 2 महिलाएं होनी चाहिए और इसी में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। ये केंद्रीय मंत्री का बयान है जो संसद में दिया गया है। इस बिल में जो भी प्रावधान है उसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन तक नहीं किया गया है। यह बयान बाकायदा संसद में दिया गया है। यह बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला है, उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बदलाव हो चुके हैं। साल 1995 में जो संशोधन किए गए थे और उन्हें 2013 में लाए गए संशोधनों के जरिए निष्क्रिय कर दिया गया। इसीलिए ये बिल लाना आवश्यक पड़ा। सरकार ये बिल लेकर आई है। साल 1995 का वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरीके से निष्प्रभावी है और ये इसीलिए ये संशोधन करने की आवश्यकता आन पड़ी है। रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ आपको लगेगी। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्ष ने इस बिल को लेकर के विरोध किया है, कांग्रेस ने तो इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया गया है। क्या कांग्रेस के लोगों ने इस बिल को पढ़ा है? क्या इस बिल के प्रावधानों को उन्होंने समझा है? ये सवाल मेरी तरफ से भी है और करोड़ों लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर चंद लोगों ने कब्जा किया है। आम मुसलमान लोगों को जो इंसाफ नहीं मिला है उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है, ये बाकायदा संसद में दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से जेपीसी में बिल भेजा गया है, कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। सरकार भी चाहती है कि इस पर चर्चा हो ताकि इसके हर पहलुओं पर बात हो और जो कमियां हैं वो भी दूर की जा सके। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस पर लगातार राजनीति कर रही है। अब देखिए, कलेक्टर की नियुक्ति के बारे में विपक्ष की आपत्ति पर किरेन रिजिजू ने कहा कि कलेक्टर के पास ही रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने का काम होता है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए कलेक्टर को ही नियुक्त नहीं करें तो किसे नियुक्त करें? ये भी तो बड़ा सवाल है।
अब इसमें ट्राइब्यूनल से पहले 3 मेंबर होते थे, अब इसमें एक न्यायिक और टेक्निकल सदस्य भी तो होगा। इसके अलावा नए बिल में प्रावधान है कि किसी भी मामले में 90 दिन में उसकी अपील होनी चाहिए और 6 महीने के अंदर केस का निपटारा होना चाहिए था। इसका भी प्रावधान है। बोर्ड को चलाने के लिए जानकार लोगों की आवश्यकता होती है, इसलिए अच्छे अधिकारियों को बोर्ड को चलाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ संपत्ति से जो भी कमाई होगी वो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल में होगी, ये कहना है। और देखिए, ये तो सरकार का पक्ष हो गया, लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष का एक्शन क्या है और उन्होंने क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी की है। लोकसभा में विपक्ष ने मांग उठाई है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कराने के बाद इसे जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। हालांकि सरकार ने भेज दिया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो पहले बिल पर ही चर्चा करनी चाहिए, लेकिन क्या अगर सुधार के काम सरकार कर रही है तो क्या हर मसले पर जनता से पूछा जाना सही है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि वक्फ का ये जो सब है संशोधन भी बस एक बहाना है, रक्षा, रेल, नजूल भूमि की तरह जमीन बेचना निशाना है। ये अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बात की लिखित में गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएगी। तो क्या वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने के लिए ये बिल लाया गया है? इसके अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके अलावा राजद, NCP, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव गुट समेत अन्य दलों ने भी प्रस्तावित कानून का अलग अलग तर्कों में विरोध किया। लेकिन जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने जो विरोध किया है, जो उन्होंने तर्क दिए हैं, क्या आपको लगते हैं कि वो तर्क सही है? अगर कलेक्टरों को अधिकार दिए जा रहे हैं तो क्या ये सही नहीं है? देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी कोई वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना हक जमा दे और कह दे कि ये मेरी जमीन है, तो उसमें कोई भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें फैसला नहीं दे सकता था। लेकिन अब अगर हाई कोर्ट में इसकी अपील की जाती है तो इसमें गलत कहाँ है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने इन बिंदुओं को पढ़ा है? और बाकायदा ये भी कहा है। और देखिए, इस पूरी परिचर्चा में अनुच्छेद 26 का भी जिक्र हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि इस बिल में यह प्रावधान है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। यह किसी धर्म का आस्था और स्वतंत्रता पर हमला है। आखिर कहां है? दरअसल अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी के अनुभाग को धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी धर्म की संस्था को, सभी धार्मिक संप्रदायों या उनके अनुभाग को अपने धर्म से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार यह अनुच्छेद देता है। सभी धार्मिक संप्रदायों या उनके किसी अनुभाग को अचल या चल संपत्ति अर्जित करने या उनके स्वामित्व का अधिकार होगा और इसके साथ ही इस तरह की संपत्तियों को कानून के मुताबिक प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। सदन में अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से ही प्रक्रिया है तो उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करने का क्या औचित्य है? सच्चाई यह है कि बीजेपी अपने हताश, निराश चंद कच्चर समर्थकों के लिए ये बिल लेकर आई है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड, ये तो अखिलेश यादव का मैंने आपको बयान सुनाया है, लेकिन देखिए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में किसने क्या कहा है। अब हम एक पूरे लंबे बयान सुनाएंगे। हम कुछ पॉइंट में आपको वो बयान सुनाना चाहेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम हिंदू हैं, साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। यह बिल महाराष्ट्र, हरियाणा चुनावों के लिए खास है। आप यही नहीं समझते हैं कि पिछली बार भारत की जनता को आपको साफ तौर पर सभी ने सबक सिखाया है? यह संघीय व्यवस्था पर हमला है। ये कांग्रेस की तरफ से बयान है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब मस्जिद और दरगाह की जगह है। सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को मेंबर बनाएंगे। क्या वे बिल्किस बानो को मेंबर बनाएंगे? यह सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, ये तक कह दिया है। अगर कोई सुधार के काम होते हैं तो लोग और विपक्ष उनको मुस्लिम विरोधी या जात पात पर लेकर आ जाती है। अधिकतर मामलों में तो यही होता आया है
और हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, और यही कारण है कि इस बिल पर भी इसी प्रकार की सियासत हो रही है। एक प्रकार से असद उद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम विरोधी बता दिया है, लेकिन जो मुसलमानों के पक्ष के जो काम है, जो बिंदु है, उनको ना तो उन्होंने इसमें अपने बयान में शामिल किया है, ना अपने ट्वीट में शामिल किया है। क्या असद उद्दीन ओवैसी ने पूरे बिल को पढ़ा है या ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं? मेरा सवाल यह भी है। इसके अलावा डीएम के सांसद ने कनीमोझी ने कहा कि यह आर्टिकल 30 का सीधा उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रशासन करने से संबंधित है, अधिकार देता है। यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा एनसीपी के जो सांसद है सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा कि इस बिल को या तो वापस लें या इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेज दें। किसी से सलाह लिए बिना एजेंडा न बढ़ाएं। बिल का ड्राफ्ट सांसदों के पास पहुंचाने से पहले मीडिया में पहुंचा है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 6 अगस्त को बिल सांसदों के पास भेजा गया था, सांसद पोर्टल पर चेक करें। लेकिन ये इसी प्रकार से बयान देना कि पहले इसे मीडिया में दिया गया, कहीं ना कहीं ये बयान मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। आपको भी चेक करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करता है, आप वक्फ की ताकत खत्म करके डीएम राज लाना चाहते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराकर यह बिल लाना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव का बयान मैंने पहले भी आपको बताया है और एक बार फिर से बता देता हूं कि सपा सांसद जो अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल सोची समझी रणनीति के तहत पेश हो रहा है। वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य ठीक नहीं है। अगर आप जिला अधिकारी को ताकत दे देंगे तो गड़बड़ी होगी। बीजेपी हताश हो गई है। इसके अलावा और उन्हें तमाम आरोप लगाए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार सिविल कोर्ट के अधिकारों का हनन करना चाहती है। कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है ये तय करता है, कोर्ट का काम है। इस बिल के माध्यम से सरकार हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना चाह रही है। तो ये विपक्ष की तरफ से बयान दिए गए थे। अब देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्फ संशोधन के समर्थन में सरकार ने और सरकार के सांसदों ने क्या कहा है। मैं 4 पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा। जेडीयू सांसद और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि इस बिल को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि यह बिल मस्जिदों पर लागू करने के लिए नहीं बल्कि एक निरंकुश संस्था को कानून में बांधने के लिए लाया जा रहा है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष हमेशा से विरोध करता आ रहा है, यही उसका काम है। वो अच्छी चीजों को भी अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं बल्कि उसकी भी बुराइयां देखते हैं। पीएम कई अच्छी योजनाएं लेकर आए हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये सभी चीजें गलत है। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के सांसद जीएम हरीश बाल योगी ने कहा कि यह बिल मुस्लिमों और महिलाओं के हित में है। इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर आए हैं। शिवसेना संजय गुट के सांसद सूर्यकांत सिंधे ने कहा कि देश में एक ही कानून चलेगा, आपको अलग कानून बनाने की जरूरत क्यों है। ये संविधान के नाम और देश में भ्रम फैला रहे हैं और इस बिल में महिला की भागीदारी भी होगी। तमाम प्रकार के यहाँ पर बयान हमने देखे। एक तरफ सरकार के पक्ष से इसमें बयान दिए गए हैं तो विपक्ष की तरफ से भी इसमें बयान दिए गए। तमाम बयानों को आप कैसे देखेंगे ये आपको ही तय करना है। लेकिन एक प्रकार से ये देखा जाए कि वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार जो बिल लेकर आई है, कहीं ना कहीं इसमें वक्फ बोर्ड में सुधार भी होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिसे सियासी नजरिए से नहीं बल्कि एक अच्छे नजरिए से देखा जाना चाहिए। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।